अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, दो न्यूमेरिकल हमारे रह गए थे। न्यूमेरिकल नंबर 3 रह गया था और न्यूमेरिकल नंबर 10 रह गया था। निकाल लीजिए न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 एक्चुअली न्यूमेरिकल नहीं है, एक डेरिवेशन बेस्ड सवाल है, यानी जिसके अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू गिवन नहीं है, बल्कि सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहे हैं। आइए सवाल पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया जा रहा है कितनी हाइट पर? एच हाइट पर। अब हमें नहीं पता वो एच हाइट कितनी है। आगे कह रहे हैं कि आपको बताना है कि बॉडी कितनी हाइट पर पहुंचे जब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी लॉस हो चुकी हो? 1/3। यानी इसका मतलब अगर आप लॉ पढ़कर आ रहे हैं तो आपने लॉ में ये स्टेटमेंट पढ़ी थी, एक एनर्जी का लॉस होता है और दूसरी एनर्जी का गेन। अब आप मुझे बताएं कि अगर काइनेटिक एनर्जी 1/3 लॉस हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी गेन होगी? 1/3 ही गेन होगी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी 1/3 गेन हो रही है तो हाइट कितनी होगी? 3 टाइम्स मोर या 1/3? 1/3, नॉट 3 टाइम्स मोर। तो इसका गलत जवाब। इसका मतलब ये हुआ कि जितना गेन होगा वो किसकी वजह से होगा? वो सारा का सारा गेन हाइट की वजह से होगा। तो आपके पास अगर 1/3 काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है तो 1/3 पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी, और अगर 1/3 पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी तो हाइट भी कितनी होगी? 1/3 होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? हाइट पर। अब ये सवाल अगर हम लॉजिकली देखें बिल्कुल सही है कि भाई जितना लॉस है उतना ही, लेकिन अगर बोर्ड में सवाल आएगा तो हम इसको ये थोड़ी लिख देंगे कि अगर काइनेटिक एनर्जी 1/3 लॉस हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी 1/3 गेन होगी तो हाइट 1/3 हो जाएगी। हमें तो कम से कम 4 नंबर के लिए काम करके दिखाना पड़ेगा ना। हमने कहा कि लॉ अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है किसके? अब आपने कहा कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को आप के से रिप्रेजेंट कर लें और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी को आप पी से रिप्रेजेंट कर लें। अब मैं यही लॉ किस पर्टिकुलर हाइट के लिए स्टडी करने जा रहा हूँ? एच डैश, जो मुझे फाइंड करना है। तो आपने कहा लॉ तो वही होगा, लॉ थोड़ी चेंज होगा। किसी भी हाइट पर आप लॉ अप्लाई कर लें तो लॉ ये कह रहा है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर है किसके? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। बट दिस टाइम दिस लॉस इज रिप्रेजेंटेड बाय के डैश। ये लॉस किससे रिप्रेजेंट होगा? क्योंकि हाइट क्या थी? एच डैश। और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी किससे रिप्रेजेंट होगा? पी डैश। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो पी डैश किसके बराबर दी गई मुझे? 1/3 के। इसका मतलब मैं के डैश की जगह 1/3 के लिख सकता हूँ। और आपने कहा कि इक्वेशन 1 ये बता रही है कि के किसके बराबर है? पी के बराबर है। तो आपने कहा के की जगह क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ के की जगह मैंने क्या लिख दिया? और जब पोटेंशियल एनर्जी को ओपन करोगे दोनों साइड तो ये ओपन हो जाएगा एम जी एच से और ये ओपन हो जाएगा एम जी एच डैश से। एम से एम, जी से जी, एच डैश कितना आ गया? एच अपॉन। अब ये जो वर्किंग आपने की कितने नंबर के लिए? 4 नंबर के लिए एक्सेप्टेड है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आपने कहा भाई जितना लॉस है उतना गेन है। लेकिन ये सवाल आज से पहले कभी आया है ना, आगे कभी आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं है, डेरिवेशन बेस्ड सवाल है। तो आपसे डेरिवेशन कराना मकसद थोड़ी है। तो ये कि न्यूमेरिकल दिया जाए जिससे कोई कैलकुलेशन हो रही हो, बच्चा कुछ गलती तो करे। यहाँ तो कोई गलती का चांस ही नहीं है, जितना लॉस उतना गेन, सिंपल सा लॉजिक है। आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 जो हमारे काम का सवाल है। बड़े भाई सवाल, आपको याद है रॉकेट का जिक्र हुआ था शायद परसों के लेक्चर में? हाँ, एस्केप वेलोसिटी। और मैंने आपको रॉकेट के बारे में क्या बताया था कि रॉकेट इज नॉट द केस ऑफ फ्री फॉल। रॉकेट में क्या खास बात होती है कि वो ऊपर जाता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। आइए आज देखें वही वाला केस। बड़े वही सवाल।
कह रहा है कि रॉकेट का मास 2 kg और उसको लॉन्च किया जा रहा है कितनी हाइट पर? 15 मीटर की हाइट पर। आगे 400 joules of its chemical fuel burns, find the speed of rocket। कह रहा है कि जब वो रॉकेट ऊपर जा रहा है तो किसी ना किसी फ्यूल की मदद से जा रहा है ना, कोई एक्सटर्नल वर्क हो रहा है। रॉकेट में जो काम किया वो काम कितना गिवन है आपको? 400 जूल्स की एनर्जी है जो यूटिलाइज होने जा रही है। फाइंड द स्पीड ऑफ रॉकेट। कह रहे हैं कि आप बताएं जब वो 15 मीटर की हाइट पर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कौन सी वाली वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी। इनिशियली तो किससे स्टार्ट हुआ होगा? गैस से स्टार्ट हुआ। इसका मतलब जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। अगर आपको याद हो तो हमने टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है और हाइट भी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी और हाइट के बढ़ने की वजह से this total energy of the rocket will be stored in the form of work done। काइनेटिक एनर्जी is equals to half mv square। लेकिन वेलोसिटीज कितनी है? 2। vf को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और vi कितना है? 0। तो अल्टीमेटली हाफ mv स्क्वायर ही बन जाएगा ना। लेकिन डाटा में दो अलग अलग वेलोसिटीज का जिक्र हो रहा है तो इसीलिए एक को vi कह दिया और एक को vf कह दिया। और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? अब मैं आपसे कहूँ मुझे यहाँ से vf अलोन करना है, देखिए ना आपको क्या आनी चाहिए? मैथ्स। आप कहेंगे एमजीएस यहाँ प्लस हो रहा है वहां जाके, उसके बाद 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके। आगे तो मैथ्स कर लेंगे। आई होप के शायान के स्टूडेंट बैठे हैं। लेट्स सी आपका हुआ है सवाल। चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे आपका वर्क पावर एनर्जी मुकम्मल हुआ और अब आपका जो है वो मुश्किल से थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए रिश्ता खत्म होने जा रहा है और अब आपने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम से बाहर निकलना और अब आप शुरू करने जा रहे हैं एक नया सफर और इस सफर का नाम है फ्लूइड स्टैटिक्स। अगले दोनों चैप्टर फ्लूइड से रिलेटेड, एक फ्लूइड स्टैटिक्स है और दूसरा फ्लूइड डायनामिक्स है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है व्हाट इज फ्लूइड? हर वो चीज जो फ्लो कर सकती है उसको आप फ्लूइड कहते हैं। क्या सॉलिड फ्लो कर सकता है? नहीं, सॉलिड कांट फ्लो। लेकिन लिक्विड और गैसेस बोथ कैन फ्लो। आप देखते हैं कि पानी एक जगह से बहकर दूसरी जगह जाता है, इस तरीके से आप देखते हैं गैसेस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। आप परफ्यूम लगाते हैं पूरे रूम में स्मेल फैल जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ कैन फ्लो। अब सवाल ये आता है केमिस्ट्री वालों से, क्योंकि वो पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। वही सबसे पहला सवाल, शेप के बारे में क्या ख्याल है लिक्विड एंड गैसेस के हवाले से? पहले लिक्विड्स के बता दें फिर गैसेस पे बता दें, डेफिनेट या इनडेफिनेट, और गैसेस का शेप डेफिनेट या इनडेफिनेट? डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स और इनडेफिनेट का मतलब होता है नॉट फिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेप की अगर आप बात करें तो चाहे लिक्विड हो चाहे गैसेस हो, बोथ हैव इनडेफिनेट शेप। बट व्हाट अबाउट वॉल्यूम? क्या फिक्स? इसका फिक्स ये तो बताएं। लिक्विड का वॉल्यूम कैसा होता है? डेफिनेट होता है, जबकि गैसेस का वॉल्यूम इनडेफिनेट होता है क्योंकि हवा तो हर जगह मौजूद है। जब हवा ऐड हो जाती है तो ऑटोमेटिकली गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस केस में ज्यादा होती है, लिक्विड या गैसेस? लिक्विड में क्यों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती है? क्योंकि पार्टिकल्स आर लूजली बाउंड, करीब करीब होते हैं, जबकि गैसेस की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है? फार अपार्ट है, फैले हुए हैं। तो इसीलिए आप कहते हैं कि गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं। चलें ये बताएं कि डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी?
एक कह रहे है गहराई, एक कह रहा है गाढ़ापन। मैं तो पूछ रहा हूँ व्हाट इज डेंसिटी बेटे। ओनली एरिया, ओनली स्पेस, ओनली एरिया इन स्पेस। तो डेंसिटी इज द कॉम्पैक्टनेस ऑफ एनीथिंग। डेंसिटी क्या होती है? कॉम्पैक्टनेस का क्या मतलब है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप जबरदस्ती एक स्मॉलर वॉल्यूम में पुट कर दें, लाइक इस रूम की कैपेसिटी 20 है, अगर मैं 40 लाके बैठा दूं तो डेंसिटी बढ़ गई। 20 की कैपेसिटी तो 20 ही आ सकते हैं ना, लेकिन अगर आप जबरदस्ती 40 बैठाएंगे तो क्या होगा? मोर डेंस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी डिफाइंस कॉम्पैक्टनेस, हाउ क्लोज द मॉलिक्यूल्स और टाइटली और लूजली बाउंडेड। मॉलिक्यूल्स कितना करीब है या कितना दूर है। जितना करीब होंगे लिथियम उतना ज्यादा डेंस होंगे, जितना दूर होंगे उतने कम डेंस होंगे। तो मतलब डेंसिटी का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो किसी भी चीज की कॉम्पैक्टनेस को आप क्या कहते हैं? डेंसिटी। लाइक अगर आप मॉलिक्यूल्स की कॉम्पैक्टनेस पढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी, अगर आप मास की कॉम्पैक्टनेस पढ़ रहे हैं तो मास डेंसिटी, अगर आप एनर्जी की कॉम्पैक्टनेस पढ़ रहे हैं तो एनर्जी डेंसिटी, अगर आप चार्ज की कॉम्पैक्टनेस पढ़ रहे हैं तो चार्ज डेंसिटी, अगर आप फोर्स की कॉम्पैक्टनेस पढ़ रहे हैं तो फोर्स डेंसिटी। इसका मतलब डेंसिटी तो कई तरह की, मास डेंसिटी अलग और वेट डेंसिटी, मॉलिक्यूलर डेंसिटी अलग और चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, आप कहते हैं m अपॉन v, p is equals to mv, p for पाकिस्तान जिंदाबाद। कौन केमिस्ट्री वाला बोला p is equals to mv? इट्स p और रॉ। क्या p और रॉ एक ही सिंबल है? रॉ इज इक्वल्स टू m अपॉन v। क्या मैंने आपसे मास डेंसिटी का फॉर्मूला पूछा था? मास अपॉन वॉल्यूम तो मास डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं है। मैंने तो पूछा था व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आ गई बस, इट्स कॉल्ड डेंसिटी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ओनली, इनसे मैंने यही सवाल पूछा था, चुप हो गए फिर आगे। वॉल्यूम ओनली, एरिया भी हो सकता है, एरिया ओनली, anything that is no area only, container, dimensions not the container। डायमेंशंस के नाम सुने? कितने तरह की डायमेंशंस होती हैं? 3। कौन कौन सी? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा डायमेंशंस मैथ्स वाली, फिजिक्स वाली। हाँ, 1 dimension that is the length, 2 dimensions that is the area, और 3 dimension वॉल्यूम। जब मैंने अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया मैंने सोचा कि यार डेंसिटी का तो मुझे फॉर्मूला ही नहीं आता। मैं भी आपकी तरह मास अपॉन वॉल्यूम बोलता था। मैंने कई किताबें पढ़ी, हर जगह ये लिखा है मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन जब मैं मास डेंसिटी की बात नहीं कर रहा, अब वेट डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, तो वो तो मास अपॉन वॉल्यूम नहीं हो सकता। जब मैं लीनियर डेंसिटी की बात कर रहा हूँ तो वो तो मास अपॉन वॉल्यूम नहीं हो सकता। तो फिर कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए जो सब पर वैलिड हो। तो ये फॉर्मूला जो यहाँ लिखा हुआ है ये मेरा अपना इजाद करदा फॉर्मूला है। आई कैन चैलेंज, जाके किसी बुक को उठा लो,
जाके किसी गूगल को उठा, ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपको कभी गलत जवाब नहीं देगा। लेट्स ट्राई। अगर आप मास डेंसिटी पढ़ रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या रखेंगे? मास। अब आपने कहा डेंसिटी तो 3 तरह की होनी चाहिए फिर, क्योंकि डायमेंशंस कितने तरह की होती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, डेंसिटी 3 तरह की होती है। लीनियर डेंसिटी पर यूनिट, लीनियर में एरिया कहां से आ गया? लेंथ होना चाहिए ना। अगर मैं लीनियर कह रहा हूं तो लेंथ नहीं होना चाहिए। लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है यार, फिर बेकार में डेंसिटी के ऊपर इतनी बात कर रहा हूँ। आपसे बड़ा तो मैं हूँ जो मैं आपको ये बेकार की बातें बता रहा हूँ। 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर में आ गए, किसी ने डेंसिटी का फॉर्मूला आपको क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपकी हरकतों की वजह से उन्होंने कहा इस काबिल ही नहीं इनको बताया, वरना कोई तो बताता। 9 में भी डेंसिटी पढ़ी, मैट्रिक में भी डेंसिटी पढ़ी, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहे हो, लेकिन क्योंकि किसी ने आपको इस काबिल नहीं समझा। लेकिन मैं अब बेवकूफ हूँ कि मैंने आपको इस काबिल समझा कि मैं आपको एक अपना कीमती फॉर्मूला दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं हमें तो जरूरत ही नहीं है। मैं आपको यहाँ डेंसिटी सिखाने खड़ा हूँ, आप कह रहे हैं हमें तो जरूरत ही नहीं है, हम तो बहुत बड़े फन्ने खाए। कौन है 90 वाला यहाँ पे बैठा हुआ है कोई? क्या आपने आज से पहले कभी फॉर्मूला देखा? इसका मतलब आपकी किताब आपको डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं पढ़ाती। इसका मतलब आपसे बड़ा तो मैं हुआ कि मैं आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा सिखाने के लिए खड़ा हूँ। भाई अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपके कहीं दर्द हो रहा है, आप बाहर चले जाएं। मैंने तो आपको जबरदस्ती नहीं बुलाया आज, मैंने कहा था कि आए, आपको शौक से बैठे ना, तो फिर कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, सारे बूढ़े हमारे पास आएंगे। कोई सीखने को तैयार नहीं है तो भाई आप ना सीखें, कान बंद कर लें अपने। दो लोग वहां डेट लगा रहे हैं, दो वहां लगा रहे हैं, वही मामला चल रहा है। से बात, तो हम ट्राई कर रहे थे डेंसिटी का फॉर्मूला। हमने कहा कि अगर हम लीनियर डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो पर यूनिट लेंथ, लेकिन अगर हम सरफेस डेंसिटी की बात कर रहे हैं पर यूनिट एरिया। सरफेस एरिया का नाम नहीं सुना? और अगर हम वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी की बात कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम। क्या ख्याल है? तो कितने तरह की डिमेंशन हो गई? 3 तरह की। सिर्फ मास डेंसिटी ही 3 तरह की है, तो फिर चार्ज डेंसिटी भी 3 तरह की होगी, फिर वेट डेंसिटी भी 3 तरह की होगी। इसका मतलब डेंसिटी को डिवाइड कर दिया गया, किसी को पर यूनिट लेंथ मेजर किया, किसी को पर यूनिट एरिया मेजर किया, किसी को पर यूनिट। चैप्टर 11 में आगे डेंसिटी आ रही है, वहां मैं आपको लीनियर डेंसिटी पूछूंगा आपसे। उस वक्त अगर आप खामोश रहे तो फिर आपके साथ बहुत कुछ होगा, क्योंकि जब मैं डेंसिटी सिखा रहा था तो लोगों को तकलीफ हो रही थी। तो मास पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी एंड मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। मैं आपको आगे चैप्टर नंबर 8 में चार्ज डेंसिटी पढ़ाऊंगा, तो वहां थोड़ी पर यूनिट वॉल्यूम बोलूंगा, वहां है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्या बनी, क्या बना फॉर्मूला? कौन? चार्ज पर यूनिट एरिया। जो क्वांटिटी आपने नवे चैप्टर में सीखनी थी आज सीख ली। क्या ये फॉर्मूला काम का हुआ? मैंने कहा चैलेंज कर रहा हूँ, जाके कर लो, गूगल से पूछ लो अपने अब्बू से, क्योंकि हमारे अब्बू तो एआई है ना। हमें जो पूछना होता है हम एआई के पास भागे भागे जाते हैं। हाँ भाई एआई बताओ सही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, जाके पूछ लेना। उसको भी नहीं पता होगी ये बात, क्योंकि उसको बनाने वाला कौन? इंसान, हम। तो हम एआई से ज्यादा जानते हैं, एआई हमसे ज्यादा जानते हैं? हम एआई से ज्यादा।
इसलिए मैं बच्चों से कहता हूँ कि भाई एआई भी ना ये खतरनाक टूल है, कभी कभी वो गलत भी सिखाता है, बच्चा उसको अब्बू बना देता है यार एआई को समझता है। भाई एआई को इंसान ने बनाया है, वो आपसे कैसे ज्यादा जान सकता है? हाँ शायद आपसे ज्यादा जानता हो, तभी तो आपने बनाया, हमने थोड़ी बनाया। मैं तो कभी आज तक चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं करा। मैं यहाँ पढ़ा रहा होता हूँ, हाँ बच्चा चैट जीपीटी में देख रहा होता है सही पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे। इसका मतलब उसके अब्बू कौन हुए? चैट जीपीटी हुआ ना, जिसको वो बना के पूछ रहा है कि यार वो पढ़ाने वाला सही पढ़ा भी रहा है कि नहीं, वो कहते सर चैट जीपीटी तो ये कह रहा है। मैं कहता हूँ अपने अब्बू से पूछ लो कि वो तुम्हें सही बता रहा है कि नहीं बता रहा। मैं तो वो पढ़ा रहा हूँ जो रियलिटी है, जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है। तो भाई डेंसिटी का ये फॉर्मूला मैं आपको दावा करके जा रहा हूँ, किसी भी क्वांटिटी पे भी लगा लो तो मैं वहां पे फॉर्मूला बना के देगा। इसका मतलब आज के बाद डेंसिटी हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप उसकी डायमेंशन से डिवाइड कर देंगे तो हासिल हो जाएगी। और डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रॉ नॉट पी। व्हाट इज विस्कोसिटी? अजान नहीं हो रही होती तो मैं आपको इतना खूबसूरत जवाब देता। It's called viscosity. सर आप ये बात भी तो पहले बोल सकते थे। आपको लगा कि इनके आगे ये बात करनी चाहिए? आप ये भी तो देखें, जब हम कोई बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि सामने वाले के सामने ये बात करने लायक है, वरना ऐसा ना हो कि हमारी ले ली जाए। आप मौका दे रहे हैं, आप खुद मुझे मौका दे रहे हैं ना, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलकर आप मुझे खुद मौका दे रहे हैं कि सर मोस्ट वेलकम। तो हम कहेंगे चलो भाई दावत है आज तो भाई याद रखिएगा, गाढ़ापन विस्कोसिटी नहीं है, इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड। कभी पानी को बहते हुए देखा है? पानी कैसे बहता है? कह रहे हैं यूं बहता है। वो एक बच्ची बैठी थी कह रही है यूं बहता है। वाओ, मैं शाहरुख की जबान नहीं समझता भाई। पानी बहता है लेयर्स की फॉर्म में, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर और दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर। क्या कभी केमिस्ट्री वाले ने आपको ये बातें नहीं बताई? बताई, लेकिन हमने नहीं सुनी, क्योंकि हम उस वक्त भी डेट मार रहे थे क्लास में बैठ गए। दो वहां दो वहां, मैं तो यही कहता हूँ। तो फिर दो कोने पे भी ये पूछ रहे हैं, दो कौन है? हाँ दो कोने में भी है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको जब बातें बताई जाएंगी तब आपको पसंद नहीं आ रही। तो भाई जब दो लेयर एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगी, तो when two surfaces are in contact with each other, dash is produced, friction। याद है फ्लूइड फ्रिक्शन ये कह के छुड़वा दिया था कि आगे चैप्टर 6 में पढ़ाऊंगा। विस्कोसिटी का दूसरा नाम क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन। आप कह रहे हैं गाढ़ापन। सर गाढ़ेपन से तो फिर मुझे बहुत कुछ समझ आता है। हम बचपन में जब छोटे थे तो एक ऐड आता था दूध का, वो कहती थी हलीब गाढ़ा जो है। अब मैं क्या समझू इस बात से? तो इसीलिए जब मैं ये गाढ़ापन सुनता हूँ मैं बचपन में चला जाता हूँ और मुझे वो लड़की की वो ऑडियो आ जाती है। अब बताएं बंदा क्या सोचेगा इससे? लेकिन इश्तेहार बनाने वालों को सलाम, उन्होंने कहा पैसा मिल रहा है भाई, कुछ भी बोल दो आप इस टीवी के ऊपर। वहां अंदाजा लगाए आप स्क्रीन पे खड़े होके बोल रहे हैं हलीब गाढ़ा जो है। फिर तो उनको थोड़ी पता था कि 2000 में ऐसी भी जनरेशन आएगी, उनको थोड़ी पता, तो 90 की बात है। तो कहने का मकसद ये कि नॉट गाढ़ापन। आज उम्मीद करता हूँ आज के बाद कोई विस्कोसिटी गाढ़ापन नहीं बोलेगा, क्योंकि आगे चैप्टर में विस्कोसिटी आ रहा है, अगले 7 चैप्टर 7 में विस्कोसिटी पढ़ाऊंगा। एक और, तब बताओ किसकी विस्कोसिटी ज्यादा, पानी की या गैस की? तो इसका मतलब जहां पर फ्रिक्शन ज्यादा वहां पे विस्कोसिटी ज्यादा। चलो ये बताओ, डेंसिटी का मैं जिक्र कर रहा था, डेंसिटी पानी की भी याद होनी चाहिए और
हवा की भी याद होनी चाहिए। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एयर? चलो छोड़ो, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? और अगर केमिस्ट्री वाले बच्चे को डेंसिटी ऑफ वाटर याद ना हो, जो पानी वो पी रहा है उसी में डूब के मर जाना। इसे कहते हैं चुल्लू भर पानी, उसी में डूब के मर जाना। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? सोर्स एयर नहीं पता? एक एयर की पता है, अच्छा ठीक है, आप एयर की पूछ लेंगे। वाटर की डेंसिटी, हाँ भाई। तो मैं जाके पूछूंगा केमिस्ट्री वाले सर से कि कहाँ कमी रह गई, तो वो मुझे फिर ज्यादा खुल के बताएंगे क्या बच्चे इस काबिल थे या क्या था। कोई बात की बात है। आज के बाद आपको वाटर की डेंसिटी याद होनी चाहिए, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000। What is the density of water? 1000 kilogram per meter cube. What is the density of air? इनकी डेंसिटी एटीएम पर मीटर क्यूब में मेजर होती है। डेंसिटी का इन्होंने क्या फरमाया? एटीएम, प्रेशर अपॉन वॉल्यूम। सर यूनिट भी गलत और वैल्यू भी गलत। कह रहे थे मुझे एयर की पता, आप मुझसे पूछे मैं बताऊं। जी आप कुछ फरमा रहे थे? गलत जवाब। एयर की डेंसिटी 1.3 होगी। बताओ कौन ज्यादा डेंस हुआ, हवा या पानी? पानी इज मोर डेंस देन एयर, इसीलिए एयर के लिए वर्ड यूज होता है रेयरर मीडियम, लाइटर मीडियम। पानी के लिए वर्ड यूज होता है डेंसर मीडियम। कुछ सुनकर आ रहे हैं साहब? मैट्रिक में रट्टे नहीं लगाए? डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, the angle of incidence is equal to angle of reflection। चलिए कोई बात नहीं। सरफेस टेंशन, यस सर नहीं जवाब देने सर, केमिस्ट्री वाले है ना। तो सरफेस टेंशन कौन सी फोर्स हुई, अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड फोर्स हुई। तो ये बताइए कि क्या सिर्फ डाउनवर्ड ही फोर्स पुल करती है, एजेस साइड से जो फोर्स लग रही है वो क्या करेगी? वो पुल करेगी या बैलेंस होगी? एक यहाँ से एक यहाँ से, तो बैलेंस नहीं हो गई, तो फोर्स, नेट फोर्स कहाँ बची? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर तो कोई दूसरी सरफेस नहीं है, तो क्या होता है कि नीचे वाले मॉलिक्यूल्स उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और टॉप के लेयर्स, टॉप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके नीचे क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मेम्ब्रेन। बायो वाले, मेम्ब्रेन का मतलब वेरी गुड। बेसिकली मेम्ब्रेन इज अ थिन लेयर, बहुत बारीक सी। कभी मच्छर को पानी पे चलते हुए देखा है? आप तो कराची में रहते हैं, डेंगू तो आजकल बहुत ही कॉमन है। कभी मच्छर को पानी पे चलते हुए नहीं देखा, कैसे चल रहा है? हम तो नहीं चल सकते, क्योंकि सरफेस टेंशन की मदद से वो पानी के ऊपर एक लेयर बनी हुई है, उसके ऊपर चल रहा। बहरहाल सरफेस टेंशन आ रहा है, इस चैप्टर में फिर आपसे लंबी करेंगे, अभी लंबी करने का टाइम भी नहीं है, बेल भी हो गई। आखिरी चीज कंप्रेसिबिलिटी। मैंने सुना है भाई कंप्रेसिबिलिटी का क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के करीब आ जाना। क्या भरी हुई है इसके अंदर? कौन सी गैस? R32 नाम नहीं पूछ रहा, कौन सी गैस?
कंप्रेस्ड गैस, आपके फ्रिज में कौन सी गैस भरी हुई है? कंप्रेस्ड गैस भरी हुई है। सीएनजी डलवाते हैं गाड़ी में, सीएनजी स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड। किसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी, लिक्विड या गैसेस? तो कह रहे हैं लिक्विड। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लिक्विड कंप्रेस हो सकते हैं, पानी को जाके दबा देना। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल यार, क्या हो गया? लानत हो गई लानत।